इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज की वीडियो में हम डायरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम आम भाषा में लूज मोशन भी कहते हैं। हम जानेंगे इसके होने के क्या क्या कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण होता है, क्योंकि इसका इलाज इसके कारण के आधार पर ही किया जाता है। तो उसका पहला कारण है वायरल कोर्स, यानी कि यदि किसी को वायरस के कारण डायरिया हो जाता है तो उसे हम वायरल कोर्स कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर बैक्टीरिया कोर्स, यानी कि बैक्टीरिया से डायरिया हो जाना। प्रोटोजोअल कोर्स, यानी कि प्रोटोजोआ से डायरिया हो जाना। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या फिर दवाई होती है जिनके साइड इफेक्ट से डायरिया हो जाता है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को दूध से बनी चीज़ें एवं दूध नहीं पचता, यानी कि दूध वाली चीज़ें लेने से उन्हें डायरिया हो जाता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग, यानी कि ज़्यादा खाना खाने से भी हमें डायरिया हो सकता है। एंड लास्ट यहाँ पर अल्कोहल, तो कभी कभी अल्कोहल पीने से या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेने से भी डायरिया हो सकता है। अब हम बारी बारी से इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कारण है इसका वायरल कोर्स। देखिए, जब किसी को वायरस के कारण डायरिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। ये इन्फेक्शन खुद से ठीक हो जाता है और इस समय हम उसे ओआरएस दे सकते हैं, क्योंकि उसके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसे ओआरएस दे सकते हैं। इसके बाद है बैक्टीरियल कोर्स, यानी कि यदि किसी को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो जाता है तो इस कंडीशन में हम उसे मेडिसिन देते हैं। तो उस मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो जब भी किसी को डायरिया हो जाता है तो सबसे पहले उसे लोपेरामाइड दी जाती है। लोपेरामाइड एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम कर देती है। मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है और इसमें लगातार मूवमेंट होता है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होता है, तो ये ड्रग क्या करती है, ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे जितना भी बीच में फूड होता है या लिक्विड होता है वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है और इतनी देर में जो इंटेस्टाइन होती है उसे टाइम मिल जाता है, वो जितना भी फ्लूइड्स होता है उस सभी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारा डायरिया ठीक हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि लोपेरामाइड कैसे देनी होती है। देखिए, यह मेडिसिन 6 साल से कम बच्चों को नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो 6 साल से 12 साल के बच्चे होते हैं उन्हें इसकी 2 mg की गोली दी जाती है। तो ये गोली एक बार देनी होती है, लेकिन यदि बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो अगली बार उसे 1 mg की गोली दी जाती है और ऐसा हम दिन में मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, कि मैक्सिमम बच्चे को 3 बार दिन में ये दवाई दे सकते हैं जब तक उसका लूज मोशन ठीक नहीं हो जाता। इसके अलावा जो 12 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें इसकी पहली डोज 4 mg की देनी होती है। उसके बाद जब भी उन्हें लूज मोशन होता है तो उस समय 2 mg की टैबलेट उन्हें देनी होती है। तो ऐसा भी दिन में 3 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। तो यानी कि बच्चे हो या बड़े, दोनों को मैक्सिमम दिन में 3 बार ये टैबलेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लोपेरामाइड की पिक्चर भी लगाई हुई है। ये लोपेरामाइड 2 mg की टैबलेट की स्ट्रिप है। इसके बाद है रेसेकाडोट्रिल। तो ये एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, इसलिए ये सिक्रेशन को बंद कर देती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन है और इसके बीच में इस तरह से फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो पाया जाता है। तो कभी कभी इन्फेक्शन के कारण जो इसकी इंटेस्टाइन होती है, इसकी दीवार से यहाँ पर सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो पानी होता है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर फूड से मिल जाता है और हमारा जो मोशन होता है वो काफ़ी लूज हो जाता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, इस सिक्रेशन को स्टॉप कर देती है, जिससे इंटेस्टाइन में ज़्यादा पानी नहीं आता है और डायरिया बंद हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ये लेनी कैसे होती है। देखिए, बच्चों और बड़ों दोनों में इसकी डोज अलग अलग होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बड़े लोगों में ये इसकी कितनी डोज यूज़ की जाती है। देखिए, बड़े लोगों में इसकी 100 mg की डोज दिन में 3 बार यूज़ की जाती है और मैक्सिमम आप इसे 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, ये है रेसेकाडोट्रिल, जो कि 100 mg के नाम से आपको मिल जाती है, यानी कि 100 mg टैबलेट में आपको ये मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों में। तो बच्चों में ये किलोग्राम के हिसाब से देनी होती है, कि मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का बच्चा है तो हम इसकी 1.5 mg की डोज उसे दे सकते हैं, यानी कि 1.5 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से हम बच्चों में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, ये आपको एक पैकेट मिल जाता है जिसमें 1 ग्राम का पाउडर होता है। तो आपको इसमें से 1 ग्राम पाउडर में से बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे को मेडिसिन देनी होती है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 किलो का है तो हम 10 × 1.5 यानी कि 15 mg की डोज बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं।
देखिए अब तक जो हमने बात की है वो नॉर्मल डायरिया के बारे में बात की है कि पेशेंट के डायरिया में ना तो ब्लड था और ना ही उसे फीवर था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोपेरामाइड या फिर रेसेकाडोट्रिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि पेशेंट के डायरिया में ब्लड होता है और उसे फीवर होता है तो ऐसी कंडीशन में हम ये मेडिसिन यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए जब भी पेशेंट के स्टूल में ब्लड आता है या फिर उसे फीवर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, या तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर उसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, या तो ओफ्लॉक्स ओजेड या फिर नॉरफ्लॉक्स टीजेड। तो ये दोनों आपको इसी नाम से मिल जाती है। तो इनका कंटेंट क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए जो ओफ्लॉक्स ओजेड मेडिसिन होती है इसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। एक होती है इसमें ओरंडाजोल और एक होती है इसमें ऑफ्लॉक्सासिन। तो इन्हीं के कंबाइंड नेम से इसका नाम पड़ा है ओफ्लॉक्स ओजेड। तो ये बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। और दूसरी है यहाँ पर नॉरफ्लॉक्स टीजेड। तो इसमें होती है नॉरफ्लॉक्सासिन, ट्रिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस। तो ये भी बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। तो इनमें से हमें एक ही मेडिसिन यूज़ करनी होती है, या तो ऑफ्लॉक्स या फिर नॉरफ्लॉक्स। और इसके साथ में हमें ओआरएस यूज़ करना कंपलसरी होता है, क्योंकि डायरिया के द्वारा हमारे बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें ओआरएस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसी भी तरह का डायरिया हो आपको उसमें ओआरएस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो।